मॉर्निंग। देखिए विद्यार्थियों, हमने क्लास के अंदर और उसके बाद में ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैट्रिक्स प्रश्नावली को पूर्ण करने का प्रयास किया है। मेरी तरफ से मैंने आपको प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.2 और विविध प्रश्नमाला सहित एक एक क्वेश्चन करवा के आपको पूरा करवाया है। मुझे विश्वास है कि आपने इस क्वेश्चनों को अच्छी तरह से एक एक दो बार हल किया होगा और टेस्ट भी लिया गया। ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम भी मुझे अच्छा देखने को मिला है। काफी विद्यार्थियों ने अच्छा प्रयास किया है और पहली बार टेस्ट देने के बावजूद भी विद्यार्थियों की संख्या काफी अच्छी रही है और टेस्ट में अच्छे अंक भी प्राप्त किए। अब देखिए विद्यार्थियों, मैट्रिक्स प्रश्नावली आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंकों की थी। ऐसा मानिए कि आपके 3 नंबर है, 80 में से 3 नंबर आपके क्लियर हो गए। अब मैं अगली प्रश्नावली आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इस प्रश्नावली का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। विद्यार्थियों, मैंने एक बार क्लास के अंदर पूरा डायग्राम के माध्यम से बताया भी था कि कौन सी प्रश्नावली कितने अंकों की है। फिर भी कोई विद्यार्थी मेरे साथ जो नया जुड़ा हुआ है, उन विद्यार्थियों को मैं वापस बताना चाह रहा हूँ। देखिए विद्यार्थियों, अपन की जो पहली प्रश्नावली है वो संयुक्त फलन है। देखिए इधर पहली प्रश्नावली संयुक्त फलन कॉम्बाइंड फंक्शन। ये एग्जाम में 3 अंकों की है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में, एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। दूसरी प्रश्नावली हमारे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। ये प्रश्नावली हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 अंकों की है, जिसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर में, एक क्वेश्चन 3 अंकों में पूछा जाता है। तीसरी एक्सरसाइज हमारी मैट्रिक्स, जो हमने ऑनलाइन क्लास के माध्यम में से पढ़ी है, सबको क्लियर हो गई। ये एक्सरसाइज हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 अंकों की है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में, एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है। चौथी प्रश्नावली जो है सारणिक। अब देखो, सारणिक मैट्रिक्स के रिलेटेड ही है। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा ऑपरेशन है, हो सकता है एक प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी सामने होते हैं तो थोड़ा अच्छी तरह समझ में आता है, तो हो सकता है जब अपनी क्लास स्टार्ट होगी रेगुलर रूप से, उस समय मैं सारणिक करवाऊंगा। तो सारणिक आपके एग्जाम में 3 अंकों की है और एक क्वेश्चन 3 अंकों में पूछा जाता है। अगली एक्सरसाइज हमारे 5वीं जो है वो है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण और व्युत्क्रम मैट्रिक्स इस टाइप से है। व्युत्क्रम मैट्रिक्स ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 4 अंकों की है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में और एक क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है। 6ठी प्रश्नावली है सतत व अवकलनीयता। सतत व अवकलनीयता। अब देखो, ये प्रश्नावली अपन के बोर्ड एग्जाम में 2 अंकों की है और एक क्वेश्चन ही 2 नंबर में पूछा जाता है। जैसे आपने लिमिट वाली क्रॉस पढ़ी होगी, लिमिट के रिलेटेड ये प्रश्नावली है। अब 7वां है अवकलन। 7वीं प्रश्नावली अवकलन है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके 6 अंकों में 6 नंबर की है और एक क्वेश्चन बड़ा 6 नंबर में पूछा जाता है। अब मुझे अवकलन इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि अवकलन के अंदर भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का प्रयोग हो रहा है। जो अवकलन के अंदर 7.2 प्रश्नावली है, वहाँ प्रतिलोम त्रिकोणमिति की फॉर्मूलों की सहायता से उसका अवकलन किया जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ लें, उसके बाद में ही अवकलन आपको करवाएं, ताकि अवकलन भी क्लियर हो जाए आपको अच्छी तरह से। उसके बाद में 8वीं प्रश्नावली है अवकलन के अनुप्रयोग। अवकलन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर की है, 3 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 9वीं प्रश्नावली है जो आपकी, अब जो यहाँ तक अवकलन थे, अब देखो यहाँ से समाकलन स्टार्ट हो रहा है। अब देखो अपन आप देखते हो यार, समाकलन कई बार कहते हैं बारहवीं में पूरा समाकलन पढ़ोगे, 12वीं के अंदर पढ़ा हुआ समाकलन आप आगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बीएससी करोगे, तब तक आपको समाकलन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितने समाकलन होते हैं वो पूरे मेथड आपकी 12वीं क्लास के अंदर दे रखे हैं और कंपटीशन के अंदर भी समाकलन के जो मेथड है आप पूछ जाते हैं, वो बाहरी बुक के अंदर जो समाकलन के प्रोसेस या समाकलन के जितने भी क्वेश्चन है, लगभग 500 से 700 क्वेश्चन बनते हैं। वो पूरे क्वेश्चन यदि हम सॉल्व कर लें तो समाकलन के अंदर कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती है आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए भी। तो देखिए, समाकलन एक गणित का अपना मुख्य पार्ट होता है। अब देखिए, समाकलन आपके
समाकलन में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं ये 4 प्रश्नावली समाकलन के रिलेटेड है। समाकलन और यहाँ पर उसके बाद में आता है निश्चित समाकलन, फाइनाइट इंटीग्रेशन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आ रहा है समाकलन का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन का अनुप्रयोग। और यहाँ पर आ रहा है अवकलन समीकरण। ये 4 प्रश्नावली है, ये समाकलन के रिलेटेड है। अब इन प्रश्नावली में मुझे पहले ये समाकलन करवाना पड़ता है। ये अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का अर्थ है उसके अंदर लिमिट नहीं होती है, और निश्चित समाकलन के अंदर आपको दे रखी होती है 0 से पाई। जैसे आपने फिजिक्स के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि 0 से पाई साइन एक्स का मान ज्ञात करो dx, या 0 से 1, इस टाइप से कोई मान लो फिक्स है, इनके अंदर ही पूछा जाता है, वो होता है निश्चित समाकलन। और जहाँ लिमिट नहीं होती है वो होता है अनिश्चित समाकलन। अब ये समाकलन है, ये 6 अंकों का है, इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में, और एक क्वेश्चन 2 नंबर में, और एक क्वेश्चन 3 अंकों में पूछा जाता है। उसके बाद में निश्चित समाकलन, ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का है, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है 6 अंकों में। समाकलन के अनुप्रयोग बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का है, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 3 अंकों में। अवकलन समीकरण 6 नंबर का है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है 6 अंकों में। ये 24 नंबर है, वो पूरे समाकलन को घेरता है। यानी समाकलन जिनके क्लियर होते हैं तो 24 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। आगे मेथड रहते हैं, मेन सभी के अंदर समाकलन का ही प्रयोग होता है, समाकलन ही करने होते हैं। उसके बाद में 13वीं प्रश्नावली जो हमारी है वो है 3D। 13वीं प्रश्नावली सॉरी सदिश, जो आपने 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में डॉट प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट पढ़ा होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट, तो वहां तक भी है। आगे हो सकता है 3 वेक्टर भी होता है, तीनों का प्रोडक्ट करना होता है। तो ये एग्जाम में आपके 7 अंकों की है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 2 नंबर में आता है और एक 3 नंबर में आता है। 7 अंकों की है, एक नंबर में 2 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 2 नंबर में, और एक क्वेश्चन 3 अंकों में पूछा जाता है। उसके बाद में और चौथी जो प्रश्नावली है, जिसको कहते हैं त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति 3D, जिनको कहते हैं, देखते से डर लगता है सर 3D बहुत हार्ड है, सर 3D समझ में नहीं आएगी तो क्या करेंगे। अरे हार्ड कुछ भी नहीं है, ये त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति है। नाम से डर लगता है कि अंतरिक्ष के अंदर पढ़ेंगे, अंतरिक्ष के अंदर जाके अपन को नहीं पढ़ना होता है, बहुत ईजी है। फॉर्मूलों के माध्यम से ये प्रश्न हो जाती है। मैं मानता हूँ कि इसके अंदर 10-12 क्वेश्चन ही बनते हैं सही ढंग से। तो ये आगे कॉलेज जाओगे तो टफ रहेगी, तुम 12वीं तक लेवल का अपन को केवल समतल और अंतरिक्ष में रेखा का समीकरण ही अपन के सिलेबस में है, तो आसानी से समझ में आ जाता है। फॉर्मूलों के माध्यम से करना है, मैं मानता हूँ कि बहुत ईजी है और समझ में आती है अच्छी तरह से। तो ये प्रश्नावली आपकी 7 अंकों की है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में और एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। एक 15वीं प्रश्नावली है, वो है रेखिक प्रोग्राम। रेखिक प्रोग्राम बहुत इजी है। अब हो सकता है मैं इसको पहले करवा दूं, आपको सर इजी है तो पहले करवानी चाहिए ना, आप कहते हो सरल से कठिन की ओर चलते हैं। तो रेखिक प्रोग्राम है बहुत इजी, पर उसमें ग्राफ की आवश्यकता रहती है। ऑनलाइन क्लास के माध्यम से मैं ग्राफ को नहीं समझा सकता सही ढंग से, रेगुलर क्लास चलेगी तो अपन समझा लेंगे, इसलिए ग्राफ के माध्यम से अपन पढ़ेंगे। ग्राफ की आवश्यकता रहती है इसके अंदर। और ये बोर्ड एग्जाम में 4 अंकों की है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में और एक क्वेश्चन 3 अंकों में पूछा जाता है। 16 जो प्रश्नावली अपनी लास्ट फाइनल है प्रायिकता, जो 11th क्लास के अंदर भी पढ़ी है, उससे भी थोड़ी बढ़ की प्रायिकता है, जिसका जो भी 7 अंकों की है, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर में और एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जाता है। ये हमारे 12वीं प्रश्नावली के अंदर कुल जो प्रश्नावलियां हैं 16 प्रश्नावलियां हैं। हम 16 प्रश्नावलियों को पढ़ेंगे तब जाके हमारे 80 नंबर है वो पूरे होते हैं बोर्ड एग्जाम। अब देखो इसके अंदर 6 नंबर का जहाँ क्वेश्चन आता है, प्रायिकता में जो क्वेश्चन आएगा वो अथवा में आएगा। उसके बाद में हमारे 6 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो अथवा में क्वेश्चन है। एक तो आपके अवकलन समीकरण है, यहां से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो भी अथवा में आएगा। तो अथवा में 2 क्वेश्चन 6 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। देखो एक तो 8वीं प्रश्नावली में 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 12वीं प्रश्नावली में 6 नंबर का आएगा, एक 10वीं प्रश्नावली में 6 नंबर का आएगा, एक 7वीं प्रश्नावली में से एक 16वीं प्रश्नावली में 6 नंबर के 6 नंबर की 5 क्वेश्चन आते हैं
और 5 क्वेश्चन मिलकर 30 अंकों के होते हैं, जो पार्ट डी होता है, जिनका अंदर जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, डी। 30 अंक होते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन अथवा में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में पार्ट सी की बात करें हम, पार्ट सी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंकों का होता है। 10 क्वेश्चन जैसे दूसरी प्रश्नावली में से, फिर इसमें से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन है, वो पार्ट सी में 3-3 अंकों में पूछे जाते हैं। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में से क्वेश्चन 3 अंकों में भी अथवा में आता है, 3 अंकों में आता है, वो भी अथवा में। और उसके बाद में समाकलन का जो क्वेश्चन 3 अंकों में आता है वो अथवा में आता है, और सतीश का क्वेश्चन जो 3 अंकों में आता है अथवा में आता है। देखो कितना आसान है, 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में 3 क्वेश्चन 3 अंकों में भी अथवा में आते हैं। तो ये पार्ट सी के अंदर 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन होते हैं 5 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है। अब 2 अंकों का क्वेश्चन में पहली प्रश्नावली से तीसरी प्रश्नावली से 2 और 2 इनमें से 2 3 और एक समाकलन 4 और एक सदिश से 5 क्वेश्चन। इन्हें पार्ट बी के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं 2-2 अंकों के। उसके बाद में पार्ट ए जो शुरुआती तौर होता है, जहाँ क्वेश्चन होते हैं 10 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपका 1 अंक का होता है, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। वो कौन सी प्रश्नावली में से होता है, देखो पहली प्रश्नावली से धरती 1 अंक का होगा, दूसरी प्रश्नावली से भी होगा, तीसरी प्रश्नावली से भी होगा। उसके बाद रैखिक समीकरण से होता है, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 सदिश में 2 क्वेश्चन आएंगे लगातार 1 अंक के, 7 और 8 और रैखिक समीकरण में 9 और प्रायिकता का 10। यानी पार्ट ए के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा और कुल क्वेश्चन 10 होंगे। ये मैंने एक 80 नंबर का आपको पूरा बोर्ड पेपर का पैटर्न बताया है, और कौन सी प्रश्नावली में से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने अंकों के आते हैं ये मैंने बता दिया। हो सकता है मैंने क्लास में भी बताया था, और जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको मैं पहले बता लेता हूँ। अब मैंने इसमें से मैट्रिक्स वाली एक्सरसाइज है वो पहले पूरी अच्छी तरह से कर ली थी। अब मैट्रिक्स वाली प्रश्नावली हमारी क्लास के अंदर भी चल रही थी, अचानक लॉकडाउन होने की वजह से नहीं हो पाई पूरी, तो मैंने अभी पूरी कर ली है। अब अगली वाली क्लास के अंदर, अब जो इसमें वीडियो में आपकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाली प्रश्नावली में लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, अच्छी तरह से समझ में आएगी, और ये बहुत इजी और आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति की प्रश्नावली है वो पूरी क्लियर हो जाएगी। अब देखिए इधर, एक मिनट प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पूरा ध्यान से समझोगे, गौर कीजिए। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, अब ध्यान दीजिए, बात आती है फलन। जैसे आपने 11वीं क्लास के अंदर फलन को अच्छी तरह से पढ़ा है। फलन देखिए, ये आपका ए है और ये आपका बी है। थोड़ा मैं बता लेता हूँ, और इस फलन को गहराई से मैं पहली प्रश्नावली के अंदर वापस पूरा का पूरा बताऊंगा। अब ए फलन है, ए से बी में कोई फलन परिभाषित है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए के प्रत्येक, ए के अंदर एलिमेंट जो भी है ए बी सी डी, यहाँ पर एलिमेंट जो भी है एक्स वाई जेड पी, ए के प्रत्येक अवयव का बी के अंदर अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। यानी ए के सारे जो एलिमेंट होते हैं, ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं प्रांत। ए के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, प्रांत। और बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कहलाते हैं सप्रांत। बी के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सप्रांत। ए के प्रत्येक अवयव का, यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए, और प्रांत के प्रत्येक अवयव का बी में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, तो वो क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा, फंक्शन होगा।
कैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। जैसे आपके सामने, जैसे आपका कोई फलन है fx बराबर एक्स स्क्वायर, अब या कोई भी ले लेता हूं, एक्स क्यूब ले लेता हूं। अब यहाँ पर ये a है और ये b है, तो यहाँ 1 2 3, अब 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, प्रत्येक ये a के सारे एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रांत। तो इसकी परिभाषा बनती है प्रांत के प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का b में अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। उन्हें जो है वो प्रतिबिंब होना चाहिए। प्रतिबिंब को अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं, इमेज। और प्रांत को कहते हैं डोमेन। ए के सारे एलिमेंट होते हैं वो प्रांत होते हैं, और बी के सारे एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं सप्रांत। क्या कहलाते हैं, सप्रांत। अब देखो इसके अंदर मैं ये बता रहा हूं कि जो एलिमेंट ए से प्रांत के संबंध रखता है, प्रांत के अवयव से जो रिलेशन रखता है वो कहलाता है परिसर। जैसे fx बराबर एक्स क्यूब और x बिलोंग टू n है, x बिलोंग टू क्या है, n है। अब a का क्यूब a है क्योंकि फलन x क्यूब है, 2 का 8 है, 3 का 27 है। अब मैं ये मान लूं कि 4 का 16 है, अब इसमें 15 भी है, अब आ गया, और 13 भी आ गया। अब देखो इधर a के सारे एलिमेंट है, x बिलोंग टू n है, तो n जितने भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरे के पूरे क्या है, प्रांत है। अब प्रांत के अवयवों का जिनसे संबंध है, जिनसे रिलेशन है, जिनसे दोस्ती है वो क्या है, सब परिसर है। वो क्या है, परिसर है। जिन जिनसे रिलेशन है वो तो है परिसर। पर b के अंदर सारे एलिमेंट है, b के अंदर सारे एलिमेंट है वो है सप्रांत। अब देखो 13 भी सप्रांत है, 1 भी सप्रांत है, 8 भी सप्रांत है, 27 भी सप्रांत है, 16 भी सप्रांत है, 15 भी सप्रांत है। परंतु इनका रिलेशन किन किन से, प्रांत से, प्रांत से रिलेशन 1 से है, 8 से है, 27 से है, 16 से। तो 1 8 27 16 ये है परिसर, और 13 और 15 को साथ में ले लेते हैं तो बन जाता है सप्रांत। तो कहने का अर्थ है परिसर, परिसर से ऊपर होता है, ये परिसर है, परिसर के ऊपर होता है सप्रांत। तो ध्यान देना कि परिसर है वो या तो सप्रांत के बराबर होगा या सप्रांत से कम एलिमेंट होंगे। या तो परिसर और सप्रांत आपस में बराबर होंगे, या परिसर से सप्रांत के एलिमेंट कम होंगे। अब बताओ परिसर और सप्रांत में समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है कि फलन कौन से नहीं होते। जैसे मैं आपके सामने बात कर लेता हूँ, fx बराबर x ले लिया मैंने। अब यहाँ पर जैसे 4 है, अब 4 का वर्गमूल 2 भी है और 4 का वर्गमूल -2 भी है। तो अब इसका 4 है, इसके कितने प्रतिबिंब होंगे, 2 प्रतिबिंब होंगे। 4 का वर्गमूल प्लस का 2 भी है, और यहाँ भी लिख दिया कि x बिलोंग टू r, यानी वास्तविक संख्या है। x बिलोंग टू क्या है, r रियल नंबर है। तो 4 के 2 भी है, वर्गमूल मान आता है, और -2 भी आता है। तो इसका अर्थ है प्रांत के एक अवयव के कितने प्रतिबिंब होंगे, 2 प्रतिबिंब होंगे। परिभाषा क्या कहती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। हो सकता है कि 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब हो सकता है, परंतु एक का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकता है। तो अपन का ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है, तो प्रांत और सप्रांत भी इसके अंदर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। फलन होना जरूरी है। अब देखो, अब मैं ये कह दूं कि आपका फलन fx बराबर एक्स स्क्वायर है। अब देखो इधर एक्स स्क्वायर है, अब मैंने 2 का वर्ग लिया तो कितना आया, 4, -2 का किया तो भी कितना आ रहा है, 4। यानी 2 प्रांत के 2 एलिमेंट का एक सब प्रतिबिंब है, प्रांत के 2 एलिमेंट का एक प्रतिबिंब है। इसका अर्थ है कि ये फलन है। अब देखो ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, बट ये फलन नहीं है। अब इन तीनों में डिफरेंस समझा रहा हूं, फलन की परिभाषा क्लियर हो जाएगी। देखो प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट का सप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। अद्वितीय का अर्थ है प्रांत के एक एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रांत के एक एलिमेंट का 2 प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए। एक आदमी के 2 फोटो नहीं होते हैं, एक ही फोटो होता है। हो सकता है 2 आदमियों का एक फोटो खींचा जा सकता है, दोनों को साथ आके एक फोटो बना सकते हैं,
दो आदमी साथ में जोड़े में आ गए तो एक फोटो का, फोटो कितने हैं? एक। अब ये कहता है एक आदमी है, क्या उनके दो फोटो है? दो फोटो हो नहीं सकते, दो प्रतिबिंब होती नहीं, एक आदमी की प्रतिबिंब एक ही बनेगी, ठीक है। अब दो फोटो अलग अलग होते हैं, पर दो फोटो के अंदर प्रतिबिंब तो समान रहेगी, प्रतिबिंब तो समान रहेगी। अपन मानते हैं, कहते भी है कि दुनिया के अंदर एक आदमी को ले लो, एक किसी भी स्टूडेंट को ले लो, किसी भी मानव को ले लो, उस मानव के जैसा का जैसा दुनिया के अंदर नहीं मिलता, थोड़ा बहुत अंतर रहता ही रहता है, उसकी सेम टू सेम फोटो कॉपी ये दुनिया के अंदर कहीं मिलती नहीं है। तो वो क्या होता है? फलन होता है। प्रकृति के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, और ऐसा है तो वो फलन नहीं है। तो ऐसी जो है मान ऐसे होते हैं जो एक ही एलिमेंट के दो फोटो आ रहे हैं, तो वो फलन नहीं है। हो सकता है दो एलिमेंट प्रांत के दो अवयवों का एक प्रतिबिंब हो सकता है, परंतु एक अवयव का दो प्रतिबिंब नहीं हो सकता। परिभाषा क्लियर हो गई होगी। प्रांत के प्रत्येक अवयव का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब हो, वो क्या होता है? फलन होगा। दो या दो से अधिक प्रांत के दो या दो से अधिक एलिमेंट का एक प्रतिबिंब है तो भी फलन होगा, परंतु प्रांत के एक एलिमेंट के दो प्रतिबिंब है, फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन डिफाइंड वेल डिफाइंड नहीं होगा, अपरिभाषित होगा। ये मैंने एक आपको फलन वर्ड लिखा हुआ था इसलिए बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि आपने 11th क्लास के अंदर आपको अच्छी तरह से हो सकता है क्लियर नहीं किया होगा, तो ये बता लेता हूँ। इसका और गहराई के अंदर जब मैं पहली प्रश्नावली पढ़ाऊंगा और पूरा गहराई से अंदर आपको नोट भी कराऊंगा मैं। अब देखिए विद्यार्थियों, ये थोड़ा बहुत मैंने फलन के बारे में बताया। अपन को फलन बहुत सारे होते हैं। देखो कि एफ बराबर 11th के अंदर आप देखा किताब के अंदर फोटो भी दिए और पिक्चर भी साथ साथ ग्राफ भी दिया हुआ था। इसको मापांक फलन भी कहते हैं। एफ बराबर साइन एक्स का एक ग्राफ था, इसको त्रिकोणमितीय फलन भी कहते हैं, ठीक है ना। एफ एक्स बराबर ई घात एक्स था, चर घातांकीय फलन भी कहते हैं। और एफ एक्स बराबर एक इस टाइप से था, इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है ना। और एक आपके एफ एक्स बराबर इस टाइप से था, महत्तम पूर्णांक फलन। इन सब का मैं एक अलग से फलन का टॉपिक लेकर के पूरा आपको क्लियर कराऊंगा कि फलन कौन कौन से है, इसके प्रांत क्या है, इसके सब प्रांत क्या है। अपन को अब फलन की परिभाषा बताने के बाद में मैं केवल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की ही यहाँ बात करने वाला हूँ। इन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में भी प्रांत सप्रांत ये वर्ड ऐसे आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको पहले कंफर्म कर लेता हूँ कि कौन से प्रांत होते हैं, कौन से सप्रांत होते हैं। तो प्रांत है जो ए से बी में कोई फलन परिभाषित होते हैं, ए के सारे एलिमेंट प्रांत और बी के सारे एलिमेंट परिसप्रांत, और ए के एलिमेंट का बी से जो रिलेशन रखता है, जो प्रतिबिंब बनते हैं, वो होते हैं परिसर। परिसर का मान, परिसर के जो सदस्य है वो सप्रांत के बराबर भी हो सकते हैं और सप्रांत से कम भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने मैंने लिया है कि देखो इसके अंदर 1, 8, 27 और 16 से तो रिलेशन है, 4 का क्यूब 66 सॉरी ये रिलेशन है, बट 13 और 15 से कोई दोस्ती नहीं है। तो 1, 8, 13, 27, 15, 66 ये पूरे के पूरे तो सप्रांत है, परंतु 1, 8, 27, 66 है ये परिसर है। अब ये बात क्लियर होगी। अब मैंने इसको गहराई भी नहीं नोट करवा रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ, क्योंकि अपन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ना है। जब संयुक्त फलन कॉम्पोजिट जब फंक्शन पहली प्रश्नावली पढ़ेंगे उसके अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से नोट भी करवाऊंगा मैं। अब विद्यार्थियों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हम पढ़ रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले आपने 11th क्लास के अंदर त्रिकोणमितीय फलन पढ़ा होगा। त्रिकोणमितीय फलन हमारी मैथमेटिक्स में या चाहे प्रकृति में कहीं पर भी त्रिकोणमितीय फलन स होते हैं। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोस एक्स, ये हमारे त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। देखो इधर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से पहले त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन में साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स ये होते हैं। ये त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है।
ये हमने 10th क्लास में पढ़े हैं, 11th क्लास में भी पढ़े हैं। अब हम पढ़ रहे हैं जो हमारे 12वीं क्लास में है वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। अब देखो प्रतिलोम उसका इनवर्स, जैसे अपन एक छोटी सी बात करें, किसी भी संख्या होती है उसका भी अपन इनवर्स ज्ञात करते हैं। जैसे 8 का प्रतिलोम क्या होता है, तो अपन कहते हैं 1/8 होता है। गुणात्मक प्रतिलोम 8 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि -8 होता है। तो प्रतिलोम आपने इसी संख्याओं के, प्राकृत संख्या के, पूर्णांक के, परिमेय संख्याओं के भी आपने प्रतिलोम पढ़े हैं। वैसे के वैसे आप त्रिकोणमितीय फलन में भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक अलग से होता है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ऑपोजिट है। देखिए इधर एक में आपके सामने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो लिख रहा हूं, पहले लिख देता हूं कैसे है। ये साइन है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यहाँ लिखता हूं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। देखो पूरा मैं दोनों का कंपेयर करके बता रहा हूं, पहले कंपेयर करूंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, ये ऐसा बोला जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आप कहोगे सर यहाँ पर तो साइन के ऊपर घात 1 है और यहाँ घात -1 है। विद्यार्थियों यहाँ पर जो -1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ -1 घात को व्यक्त नहीं करेगा, -1 घात को व्यक्त नहीं करेगा, -1 यहाँ पर प्रतिलोम को व्यक्त करेगा। इसको पढ़ा जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स का इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स। अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन से प्रतिलोम में कैसे रूपांतरण होता है। जैसे विद्यार्थियों ये साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, देखो मैं पूरा बताने जा रहा हूँ, पूरा क्लियर करूंगा आपके सामने, क्लियर भी हो जाएगा मुझे, मैं मानता हूँ। ये सभी आपके किसको व्यक्त करते हैं बता सकते हो आप भाई। साइन एक्स, तो यहां पर ये, या अपन ये कह सकते हैं कि साइन थीटा, एक्स के स्थान पर थीटा लिख दे। यहां थीटा लिखना सही रहेगा, यहां पर मैंने थीटा लिख दिया। तो ये साइन थीटा बराबर किसको व्यक्त कर रहा है, एक्स को। तो यहाँ पर तो थीटा आ रहा है, यानी कोण आ रहा है, और कोण में कौन सा आ रहा है, रेडियन वाला कोण आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, संख्यात्मक मान आ रहा है, संख्यात्मक मान आ रहा है। आप 10th क्लास में, 11th क्लास में पढ़िए कि साइन π/2 इक्वल टू कितना होता है कि 1। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है कि √3/2। टेन 1 का मान कितना होता है, टेन 45 का मान कितना होता है कि 1। तो ये 45, 60, π/2 ये सब क्या संख्या तो मान थे, ये संख्या तो मान नहीं थे, ये एक थीटा थे, रेडियन में कोण थे, क्या थे, कोण। और कोण बराबर हल करने से क्या मान आ रहा था, संख्यात्मक मान आ रहा था। तो ये इन सभी को हल करने पर जो x है जो आता है, और यहाँ पर जो x आता है वो क्या है, संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान है। अब यहाँ पर अब इनसे ही रूपांतरण कैसे होता है समझिए जरा। जैसे मैं बात बता दूं आपको, साइन एक्स बराबर साइन थीटा बराबर एक्स है, तो इस्प्लाई थीटा बराबर जैसे ये साइन वाला त्रिकोणमितीय फलन उधर जाएगा तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, और साइन इनवर्स किसके साथ होगा, एक्स के साथ, साइन इनवर्स एक्स। उसी प्रकार जैसे हमारा ये कोस थीटा है, और कोस थीटा बराबर किसका मान व्यक्त करता है, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान क्या है, माना एक्स है या वाई भी हो सकता है। अब जैसे अपन को ये थीटा है और ये इधर रूपांतरण होगा तो क्या होगा, कोस इनवर्स होगा, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। तो त्रिकोणमितीय फलन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में रूपांतरण इस टाइप से होते हैं। आपको ऐसे नहीं समझना है कि सर ये कोस थीटा बराबर एक्स है तो मैं क्या थीटा बराबर एक्स अपॉन कोस लिख दूं क्या, भैया ऐसे नहीं लिखा जाएगा।
क्या मैं ऐसे लिख दूं? ऐसे नहीं लिखा जाए, क्योंकि यहाँ कोस और थीटा के बीच में गुणे का चिन्ह नहीं होता है। कोस और थीटा के बीच में गुणे का चिन्ह नहीं होता है। गुणे का चिन्ह होता है ना भाई, कोस इंटू थीटा बराबर एक्स, तो थीटा बराबर एक्स बटे कोस। क्या अकेला कोस कभी देखा आपने? नहीं देखा। कोस थीटा बोलते हैं अपन साथ में, इसलिए हम ज्यादा कहते हैं थीटा थीटा। ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? तब ये उधर जाएगा तो ये क्या होगा? घात के रूप में होगा। तो ये इधर जाती प्रतिलोम इनवर्स के रूप में हो जाता है। इसी टाइप से त्रिकोणमितीय फलन से प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में रूपांतरण हो रहा है। जैसे मैं बता देता हूं कि tan थीटा बराबर y है, तो थीटा बराबर ये tan जैसे उधर जाएगा, यहाँ केवल थीटा का आएगा, तो ये tan इनवर्स y हो जाएगा। अब विद्यार्थियों देखिए, ये साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स x, ये सभी इनके बराबर क्या मान आता है? देखिए इधर, अब ध्यान दो, साइन थीटा बराबर x, तो साइन इनवर्स x जिसे रूपांतरण बराबर क्या है? थीटा। कोस को रूपांतरण किया तो बराबर क्या आया? थीटा। टेन को रूपांतरण किया तो बराबर क्या आया? थीटा। बताइए थीटा क्या है? थीटा कोण है। थीटा क्या है? कोण है। तो कहने का अर्थ है प्रतिलोम त्रिकोणमिति का जो मान आता है वो कोण में आएगा। किसमें आएगा? कोण में आएगा, एंगल में आएगा। अब एंगल किसमें होगा? यहाँ पर एंगल अपन रेडियन में भी शो कर सकते हैं या डिग्री में भी शो कर सकते हैं। जैसे π/3 आएगा तो π/3 को अपन रेडियन, π/3 आएगा तो वहां 60 डिग्री भी देख सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस। त्रिकोणमितीय फलन का मान संख्यात्मक मान को शो करेगा, जबकि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन किसी एंगल को शो करेगा, कोण को शो करेगा। दो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब देखो कि यहाँ पर साइन 45 पूछा जाता है तो अपन कहेंगे 1/√2, 1/√2। अब यहाँ पर साइन इनवर्स लगा हुआ है और 1/√2 दिया हुआ है, तुरंत कहेंगे ये किसका मान है? 45 डिग्री का। अब दोनों में जरा डिफरेंस देखिए, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन इनवर्स 1/√2 है, तो किसका मान है? 45। ऐसा आपने त्रिकोणमितीय समीकरण के अंदर शायद आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर शायद अपनी 3 प्रश्न जो लास्ट की थी वो त्रिकोणमितीय समीकरण में मान ऐसे ज्ञात होते थे। अब देखो इधर, यहाँ पर साइन 45 बराबर 1/√2 है। अब मैं क्या करता हूँ, जरा ध्यान दीजिए, इस 45 को इधर रखता हूँ और ये साइन को जैसे उधर भेजता हूँ तो साइन इनवर्स 1/√2। अब बताओ, ये 1/√2 45 को शो कर रहा है। अब 45 क्या है? क्या संख्यात्मक मान है? 45 संख्यात्मक मान नहीं है।